दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 6 अप्रैल। तो चलिए 6 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय या इसे कहते हैं आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है बुल्गारिया। तो बताइए कि कौन सा देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर होने का फैसला कर लिया? तो देखिए वह देश है हंगरी। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। हंगरी ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से स्वयं को बाहर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय, एक चीज और बताइए, क्या आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अंतर है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब आईसीजे कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों दो चीजें हैं, ये बात आप जानते हैं। देखिए आईसीसी जो है, आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी वर्ष 2002 में। देखिए इसके मूल अंतर को मैं बता देता हूं ताकि आप कहीं इस पे गलती न करिए। आईसीसी की स्थापना कब होती है? वर्ष 2002 में होती है और एक संविधि होती है, या आप इसे ट्रीटी भी कह सकते हैं, रोम स्टैट्यू या रोम ट्रीटी कहते हैं इसे। ठीक है, रोम संविधि कहते हैं। तो इसकी स्थापना रोम संविधि के अंतर्गत, ठीक है, या इसे अगर आप हिंदी में नहीं समझ पाते तो स्टैट्यूट कहते हैं। ठीक है, रोम स्टैट्यूट। ठीक है, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो मुख्यालय है वह है हेग में ही है, और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक है ना, अब जरा इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। जो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसकी स्थापना इसी रोम संविधि के तहत हुई, वर्ष 2002 में हुई। इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, अब इसके बारे में और जानिए कि जो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्तियों पर, अगर किसी व्यक्ति पे कोई गंभीर अपराध है, ये ध्यान दीजिएगा, यह शब्द, व्यक्तियों पर गंभीर अपराध की स्थिति में उनके मामले की सुनवाई करना और अब मतलब उन पर अपराधों के लिए अभियोजन चलाना। ठीक है, तो व्यक्तियों पर गंभीर अपराधों की स्थिति में, गंभीर अपराधों की स्थिति में अभियोजन चलाना। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों पर। ठीक है ना, अब ऐसे व्यक्ति जो किसी बड़े युद्ध अपराधी हों, ठीक है, उनके खिलाफ, साथ ही किसी ने नरसंहार कराया है अपने यहाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है, और किसी ने कोई मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, ठीक है, मानवता के विरुद्ध अपराध, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो मुकदमा चलाना है वह कहाँ चलाया जाएगा? आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो है, इसका जो मुख्य कार्य है, यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, ये व्यक्तियों जो वर्ड है यही इसका मूल है, इसे पकड़े रहिएगा। यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है किसी अपराध के लिए। अब आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, आईसीजे जिसे कहते हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय हेग में है, और हेग नीदरलैंड में है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ मूल अंतर देखिए। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह क्या करता है? यह देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है। किसके बीच? देशों के बीच अगर कोई कानूनी विवाद है तो उसका समाधान करता है। ठीक है, कानूनी विवादों का समाधान, ठीक है, देशों के बीच, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आईसीसी क्या है? यह जो है केवल व्यक्तियों पर जो गंभीर अपराध लगे हैं उनके खिलाफ यह कार्रवाई करता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो आईसीसी मतलब आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यह
संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है, और सभी यूएन सदस्य देश इसके सदस्य हैं। सभी यूएन के जो सदस्य हैं वह जो है आईसीजे के सदस्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, आईसीसी में, आईसीसी के सदस्य वो हैं जिन्होंने इसी रोम संविधि पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोम संविधि कब आई थी, यह 1998 में आई थी, और तब इस पे हस्ताक्षर किया गया था, और 2002 से इसी के तहत आईसीसी की स्थापना हुई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो जिसने रोम संविधि पर हस्ताक्षर किया है केवल वही इसका सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों को बहुत कायदे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आईसीसी के जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी, वह अभी तक थी 125, ठीक है, 125 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें से -1 हो गया तो अब कितने सदस्य हो गए, 124 सदस्य हो गए, ठीक है। तो आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 124, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंगरी ऐसा देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से मतलब जो बाहर हो गया है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट में है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न था, बहुत बड़ा हो गया है इसकी व्याख्या, लेकिन यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र खेलों के दूसरे संस्करण का सह आयोजक कौन सा देश है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ है, सबसे पहले यह याद रखिए कि इसका संयुक्त राष्ट्र के खेलों का, तो संयुक्त राष्ट्र खेलों का जो आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में, और यह कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण है। अब आपको बताना है कि इसमें सह आयोजक कौन सा देश बना है, ठीक है, आपको सह आयोजक के बारे में बताना है। तो न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है उसमें भारत जो है सह आयोजक बना है, और यह आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत इस वर्ष न केवल सह आयोजक का काम कर रहा है, बल्कि दो खेल ऐसे हैं, जैसे एक है शतरंज और दूसरा है योग। तो शतरंज और योग में भारत क्या कर रहा है, नेतृत्व का काम भी कर रहा है, ठीक है, नेतृत्व भी कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शतरंज और योग में भारत क्या कर रहा है, नेतृत्व का भी काम कर रहा है। अब एक चीज बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, यूएन की स्थापना कब हुई थी, यह डेट कई बार पूछी गई है इसलिए मैं दोहरा देता हूं, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, यूएन की स्थापना हुई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 193, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो मैंने पढ़ाया कि इसमें देखिए 125 सदस्य आईसीसी के हैं, तो इसमें भारत सदस्य है कि नहीं, तो भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है, आईसीसी का, ठीक है। और यूएन का सदस्य भारत है, मतलब आईसीजे का, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य भारत है, जबकि आईसीसी का सदस्य भारत नहीं है, तो इसका सदस्य भारत सदस्य है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों में अंतर था, ये चीजें छूट गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, सदस्यों की संख्या 193 और भारत इसका सदस्य है, आप जानते ही, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि मनोज कुमार जो है एक बहुत फेमस अभिनेता रहे हैं, ठीक है। इन्हें कुल 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, कितनी बार, 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मनोज कुमार को कुल 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, और इन्हें 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार को कब दिया गया था, तो 2016 में दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है 1992 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनको जो है देखिए इनकी जो फिल्में थी वो कौन थी, सबसे फेमस फिल्में, एक थी रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, यह इनकी फिल्म थी, ठीक है, याद रखिएगा, रोटी कपड़ा और मकान इनकी फिल्म थी। पूरब और पश्चिम इनकी फिल्म थी, ठीक है। और एक फिल्म इनकी बहुत जबरदस्त थी, वह थी क्रांति, ठीक है। तो एक तो जो है देशभक्ति फिल्मों गानों को इनके ऊपर दर्शाया गया है, इस मामले में भी ये बहुत फेमस रहे हैं। और इनका जो वास्तव में नाम था वह क्या था, भारत कुमार के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। मनोज कुमार को किस नाम से जानते थे, भारत कुमार के नाम से, ठीक है। आपने इनका वह गाना जरूर सुना होगा, पूरब और पश्चिम फिल्म का यह गाना बहुत मशहूर हुआ था,
कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो यह किसके, ये जो है मनोज कुमार अभिनीत फिल्म थी पूरब और पश्चिम, उसका गाना था, ठीक है, जिसे महेंद्र कपूर जी ने अपनी आवाज दिया था, ठीक है। 1970 में जो है यह फिल्म आई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक गाना और है उपकार फिल्म का, ठीक है। उपकार फिल्म का एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले, यह भी मनोज कुमार जी पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें जो है देशभक्ति जो फिल्में थी उसके लिए इन्हें बहुत जाना जाने लगा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है, और इन्हें जो है भारत कुमार के नाम से जाना जाता था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है असम। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत किया है असम सरकार ने, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए 1 अप्रैल 2025 को इस अभियान की शुरुआत किया है असम सरकार ने, ठीक है ना, मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि सरकार की तरफ से लगभग 30 लाख महिलाओं को सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 30 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने का सरकार का अभियान है, ठीक है, यह टारगेट रखा गया है। इसमें महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए पहले वर्ष, मतलब फर्स्ट ईयर आप कह लीजिए, पहले वर्ष जो है महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। पहले वर्ष कितना दिया जाएगा? 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर दूसरे साल कितनी सहायता दी जाएगी? तो दूसरे वर्ष दिया जाएगा, यह सहायता 25,000 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और तीसरे वर्ष यह सहायता किस रूप में दी जाएगी? तो तीसरे वर्ष यह सहायता 50,000 रुपए के रूप में दी जाएगी, ठीक है। और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रयास कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो असम सरकार ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल और ऑप्शन डी है 4 अप्रैल। तो बताइए राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। और इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1964 में, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि 4 से 5 अप्रैल तक 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो कब से कब? 4 से 5 अप्रैल तक 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2025 का, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है झांसी। तो बताइए कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? तो देखिए यह किया जाएगा झांसी में, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, झांसी में किया जाएगा। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि झांसी का अंदाजा तो सब लोग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है वह झांसी में किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। झांसी में एक स्टेडियम है जिसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा गया है, कई बार मिलान करने को आया है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश के झांसी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात है और इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह राज्य है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा। अब देखिए आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो वह जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। ऐसे पढ़ना चाहिए आपको ताकि प्रश्न किसी भी तरफ से आए तो आपको उसका जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। तो नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है और इस बार इसमें शीर्ष स्थान पे रहा उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये है सेकेंड नंबर पे, और गोवा, गोवा किस स्थान पे है? गोवा है थर्ड नंबर पे, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब देखिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, बताइए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। आपने नाम सुना होगा, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये नीति आयोग की यह जो रिपोर्ट थी, इसके प्रथम अंक को जारी किया, या प्रथम अंक था नीति आयोग की रिपोर्ट का, और उसे इन्होंने जारी किया, ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो किसने जारी किया, यह भी आपको मिल गया, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ। आपको बताना है कि 6वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पे हुआ है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए कि 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है थाईलैंड में, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बिम्स्टेक, बिम्स्टेक को इंग्लिश में लिखते हैं BIMSTEC। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, स्थापना बिम्स्टेक की कब हो गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, ठीक है, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। कभी कभी यह पूछ लेता है कि बैंकॉक घोषणा का संबंध किससे है, और उसमें ऑप्शन में बिम्स्टेक दिया रहता है, तो बैंकॉक घोषणा जो है बिम्स्टेक से संबंधित मान लिया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसके तहत की गई। और देखिए अभी तक की जो भी वो है सदस्यों की कुल संख्या बिम्स्टेक के 7 मिलती है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। 7 देशों में कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है, ठीक है। तो यह 7 इसके सदस्य देश हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह थाईलैंड में हुआ, ठीक। अब आ जाइए 9वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। क्या है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इसमें भारत किस स्थान पे है, तो ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 38। तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताएं। अब देखिए नेटवर्क तत्परता सूचकांक कहिए या कहिए नेटवर्क रेडीनेस, ठीक है, रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कहिए, यह तत्परता सूचकांक का ही अंग्रेजी है, ठीक है, रेडीनेस इंडेक्स। अब देखिए इसमें जो भारत का स्थान है वह 36वां स्थान है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस इंडेक्स से क्या लगता है आपको कि भारत जो है अग्रणी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको अपनाने में भारत का जो प्रदर्शन है वह बेहतर हुआ है, ठीक है। भारत का प्रदर्शन कैसा हुआ है, बेहतर हुआ है, जो अग्रणी टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुधार हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो रेडीनेस इंडेक्स है यह कौन जारी करता है, यह जारी करता है अंकटाड, ठीक है ना, कौन जारी करता है, अंकटाड जारी करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके द्वारा यह सूचकांक जारी करता है, मतलब जारी किया जाता है, और भारत इस सूचकांक में 36वें नंबर पे है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि परीक्षा में आपसे यह न पूछे कि भारत का प्रदर्शन कैसा है, बल्कि यह पूछ ले कि यह नेटवर्क तत्परता सूचकांक या नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, तो यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आज का 10वां और आखिरी प्रश्न, वह है कि फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने प्रश्न हम कराते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी जो सुपर होता है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी हम मार्क कर देते हैं। अब देखिए फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह करने वाला है यूनाइटेड किंगडम,
ठीक है, कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम करने वाला है, बी ऑप्शन सही है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? यूके करेगा, यूनाइटेड किंगडम करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 6 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जब इच्छा चाहे उसे दोहरा सकते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।